हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आज अपने डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के कुछ आईएमपी पॉइंट। पूरा चैप्टर का रिवीजन नहीं करवाने वाला, वो ऑलरेडी है। मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपना जो पॉइंट था, इफ प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड रिमेन वैकेंट फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। अब उसको समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। लेट सपोज अपना एसएससी का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए का एक एलओपी प्रॉपर्टी था, लेट आउट प्रॉपर्टी था। 1 जनवरी 2026 को टेनेंट प्रॉपर्टी खाली कर देता है। इस प्रॉपर्टी का पूरे साल भर का जो एक्सपेक्टेड रेंट है दैट इज 1 लाख। ये जो एलओपी प्रॉपर्टी है इसका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट का कैलकुलेशन आप लोगों को मालूम होगा। सर म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट बराबर। एक्सपेक्टेड रेंट उसका 1 लाख आपको दे रखा है। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 9,000 पर मंथ। प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए रेंट में लगा था? सर 9 महीने के लिए रेंट में लगा था। उसके बाद 1 जनवरी से टेनेंट प्रॉपर्टी खाली कर दिया था और ये प्रॉपर्टी आपका रेंट में लगा था 9,000 पर मंथ। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी न्यू टेनेंट द प्रॉपर्टी वॉज वेकेट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 टू 31 मार्च 2026। ओके, एक बार ये टेनेंट जो आपका प्रीवियस टेनेंट था वो एक बार प्रॉपर्टी को खाली किया। कब खाली किया? 1 जनवरी 2026। उसके बाद आपको न्यू टेनेंट मिला ही नहीं एंड फॉर रिमेनिंग 3 मंथ्स आपका प्रॉपर्टी खाली रहा, दैट इज योर जैन फेब एंड मार्च। ठीक है सर। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का कितना है? 1 लाख रुपया। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल कितना होगा? सर मेरा प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए रेंट में लगा था? 9 महीने के लिए रेंट में लगा था, बाकी 3 महीने तो खाली पड़ा था। सो 9 महीना इंटू 9,000 पर मंथ आपका रेंट कितना है? 9,000। सो आपका एआर कितना आ रहा है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल 81,000। एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख, एक्चुअल रेंट 81,000। सर अगर मैं जनरल प्रोविजन यहां पर लगाऊं, सर जनरल प्रोविजन ये बोलता है एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर दैट विल बी माय जीएबी। ठीक है सर। अब अगर मैं यहां पर हायर वाला प्रोविजन लगाऊं, सर मेरा जीएबी बनने वाला है दिस 1 लाख। दिस 1 लाख एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंसिडर्ड एज माय जीएबी। बट अगर मैं ये करूं, अगर मैं यहां पर जनरल प्रोविजन लगाऊं, तुम्हें नहीं लगता यहां पर एसएससी के साथ गलत हो जाएगा? 3 महीने का रेंट, कौन से 3 महीना? सर मैं बात कर रहा हूं जैन फेब एंड मार्च। ये 3 महीने का रेंट ना एसएससी को मिला है ना एसएससी को कभी मिलेगा, क्योंकि ये 3 महीने के लिए आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ा था। बट फिर भी वो 3 महीने का रेंट एसएससी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अगर मैं यहां पर जनरल प्रोविजन लगा लूं, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर दैट इज योर जीएबी। अगर मैं ये जनरल प्रोविजन लगा दूं, सर एसएससी के साथ चीटिंग हो जाएगा, एसएससी के साथ गलत हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, सर आज अगर अपना एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, आज अगर अपना एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सर मुझे तो लगता है उसके पीछे का रीजन है ये 3 महीने का वैकेंसी। सर कौन से 3 महीने का वैकेंसी? सर ये जनवरी से लेकर मार्च तक ये जो 3 महीने का वैकेंसी ना, सर वही रीजन है। अच्छा, देन प्रूव इट टू मी। अच्छा, अब कैलकुलेट करो वीआर। सर व्हाट इज वीआर? वैकेंसी पीरियड रेंट। जब आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ा था, जब आपका प्रॉपर्टी वेकेट पड़ा हुआ था, उस वक्त अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी रेंट में लगा होता तो तुम्हें कितना रेंट मिलता? सर 3 महीने के लिए मेरा प्रॉपर्टी खाली पड़ा था और 1 महीने का जो मेरा रेंटल है वो है 9,000। सो 3 इंटू 9,000 27,000, मेरे को सर 27,000 मिलता। अब एआर प्लस वीआर कितना आ रहा है? एआर प्लस वीआर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड रेंट, सर मेरा आ रहा है 1,08,000 एंड दिस एक्सीड्स माय एक्सपेक्टेड रेंट। एआर प्लस वीआर एक्सीड्स माय एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब अगर 3 महीने के लिए मेरा प्रॉपर्टी खाली नहीं पड़ा होता, 3 महीने के लिए अगर मेरा वैकेंसी पीरियड नहीं होता, आज मेरा जो एक्चुअल रेंट होता ना वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही होता। आज अगर मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, उसके पीछे का रीजन है ये 3 महीने का वैकेंसी। हाँ भाई एसएससी तुम सही बोल रहे हो, हम एग्री करते हैं तुम्हारे साथ। ऐसा कौन बोला? एसेसिंग ऑफिसर बोला एसएससी को। एसएससी इतना सब कुछ समझाया एसेसिंग ऑफिसर को, एसेसिंग ऑफिसर बोला बराबर भाई तुम सही बोल रहे हो। तो यहां पर हम जनरल प्रोविजन तो नहीं लगा सकते, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर दैट विल योर जीएबी। नहीं सर अपने ये नहीं कर सकते। यहां पर हम करने वाले हैं जीएबी इज इक्वल टू योर एक्चुअल रेंट। जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल है दैट विल बी योर जीएबी। सर यहां पर जनरल प्रोविजन नहीं लगने वाला। सर ये कब होगा? इफ एआर प्लस वीआर, इफ एआर प्लस वीआर एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड रेंट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट केस 2 पे चलते हैं। मिस्टर ए के पास एक लेट आउट प्रॉपर्टी है, टेनेंट प्रॉपर्टी को खाली कर देता है 1 जनवरी 2026 को। एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 1 लाख रुपए का। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट
फॉर 8,000 पर मंथ। ओके, यहां पर जो मंथली रेंट है उसमें मैंने चेंज किया है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेनेंट द प्रॉपर्टी रिमेन वेकेट फॉर 3 months, दैट इज और 1 जनवरी 2026 टू 31 मार्च 2026। ये 3 महीने के लिए आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ा रहा। ओके, अब सर एक बार कैलकुलेट करो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल 8,000 इंटू 9 महीना, 9 महीने के लिए रेंट में लगा, बाकी 3 महीने तो खाली पड़ा था, 72,000। ठीक है, अब सर अगेन एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 1 लाख का, एक्चुअल रेंट है आपका 72,000 का, डिफरेंस है। आपका जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाई दिस एक्चुअल रेंट इज लेस एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेंट? सर इसके पीछे का रीजन मुझे वैकेंसी लगता है। अच्छा, अगर इसके पीछे का रीजन तुम्हें वैकेंसी लगता है देन प्रूव इट। सर वैकेंसी कितने महीने का था? सर 3 महीने का वैकेंसी था। अच्छा, अगर ये 3 महीने का जो वैकेंसी था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी रेंट में लगा होता तो तुम्हें और कितना रेंट मिलता? सर 8,000 इंटू 3, 24,000 रुपए और अपने को रेंट मिलता। ओके, अब ए आर प्लस वी आर आपका कितना हुआ? सर ए आर प्लस वी आर अपना हो गया 96,000 और आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1 लाख। ए आर प्लस वी आर इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, ए आर प्लस वी आर इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब 3 महीने का जो वैकेंसी था ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी रेंट में लगा होता फिर भी तुम्हारा जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही रहता। इट मींस आज अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, उसके पीछे का सोल रीजन वैकेंसी तो नहीं है, आपने रेंट कम चार्ज किया है। मानो ना मानो, आपने रेंट कम चार्ज किया है। ये कौन किसको बोल रहा है? ये असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है एसएससी को। इन दैट केस हम आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कराने वाले। ऊपर हमने जो आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करवाया था ना, हम आपको ये बेनिफिट यहां प्रोवाइड नहीं करवाने वाले। यहां पर तो हम जनरल प्रोविजन ही लगाएंगे। सर कौन सा जनरल प्रोविजन? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर दैट विल बी योर जीएबी। इन दैट केस योर जीएबी विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। इन दैट केस योर जीएबी विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। सर ये जो मैंने पूरा स्टोरी आपको बताया, अगर इसको मैं शॉर्ट में बताऊं, सर शॉर्ट में ये कुछ ऐसा है, if your expected rent is less than or equal to actual rent plus vacancy period rent, then GAV is equal to AR। यहां पर हम एसएससी को बेनिफिट दे रहे हैं। बट इफ एक्सपेक्टेड रेंट एक्सीड्स AR प्लस VR, then GAV is equal to AR plus AR और ER, whichever is higher, और हायर हमेशा ER ही आएगा। यहां पर हम एसएससी को कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, यहां पर हम जनरल प्रोविजन ही लगा रहे हैं, दैट इज AR और ER whichever is हायर, और ER ही हायर आएगा। सर ये है आपका प्रोविजन। ओके, चलते हैं आगे। केस 3। सर केस 3 में क्या होता है? अगेन मिस्टर ए के पास एलओपी प्रॉपर्टी है। 1 जनवरी 2026 को टेनेंट प्रॉपर्टी को खाली कर देता है, या फिर टेनेंट को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ भी। आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का है 1 लाख। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 9,000 पर मंथ। ऑन 1 जनवरी 2026 मिस्टर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी। आपका एक्चुअल रेंट कितना है? 81,000, दैट इज 9,000 इंटू 9, 81,000। अब मुझे बताओ सर, आज अगर मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, इसके पीछे का गलती किसका है? आज अगर मेरा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, इसके पीछे का सर गलती है ये 3 महीने का सेल्फ ऑक्यूपेंसी। एसएससी ने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। जब तुम्हारा पुराना टेनेंट प्रॉपर्टी को खाली किया 1 जनवरी 2026 को, या फिर पुराने टेनेंट को आपने प्रॉपर्टी से निकाल दिया 1 जनवरी 2026 को, व्हाटएवर मे बी द रीजन, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई किया। ड्यू टू दैट रीजन आज आपका एक्चुअल रेंट लोअर है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेंट। सर इसमें गलती एसएससी का ही है, इसमें गलती एसएससी का ही है। और अगर इसमें एसएससी का गलती, हम एसएससी को कोई बेनिफिट यहां पर नहीं प्रोवाइड करवाने वाले। सर प्रोविजन क्या होने वाला है? सर यहां पर आपका जो जीएबी का कैलकुलेशन होगा दैट विल बी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर, जीएबी इज इक्वल टू 1 लाख। सो ये दोनों पॉइंट का डिस्कशन हो गया, ये और ये। ओके
सर अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट है फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, सर यहां पर हम लेंगे आपका एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर के लिए एंड आपका एक्चुअल रेंट फॉर दैट पीरियड ड्यूरिंग विच योर प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, और दोनों को कंपेयर करेंगे, व्हिच एवर इज हायर दैट विल बी योर जीएबी। और जहां तक बात है म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन का, सर पूरे साल भर के म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट सर लेट सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में ना दो फ्लोर है, एक है ग्राउंड फ्लोर और एक है फर्स्ट फ्लोर। अब ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसको मैं कर रखा हूं एलओपी, मैंने इसको लेट आउट कर रखा है। ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसको मैं कर रखा हूं एसओपी, इसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा हूं। सर अब मैं इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करूं? सर प्रॉपर्टी एक है, दो फ्लोर है, फर्स्ट वाला फ्लोर एलओपी, ग्राउंड वाला जो फ्लोर है उसको मैंने एसओपी कर रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। ग्राउंड फ्लोर में मैं खुद रहता हूं और फर्स्ट वाले फ्लोर को मैं भाड़े में दे रखा हूं। सर जनरली ऐसा ही होता है, जनरली अगर आप देखें प्रैक्टिकली सर ऐसे ही करते हैं बहुत सारे लोग। ओके सर अब क्या करेंगे? सर एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉपर्टी एक है ना, बट फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन पर्पस, फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस अब मैं इसको दो प्रॉपर्टी मानने वाला हूं। सर ये जो ग्राउंड फ्लोर है जिसको आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है ये आपका एक प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट फ्लोर जिसको आपने लेट आउट कर रखा है ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है। सर अब मैं इस प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी नहीं दो प्रॉपर्टी मानने वाला हूं फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस। सर इसका इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी अलग कैलकुलेट करूंगा, ये वाले प्रॉपर्टी का इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी अलग कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है सर, समझ गए। सर आपने टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये एक प्रॉपर्टी को दो प्रॉपर्टी तो मान लिया, बट सर एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी एक है ना? हाँ सर एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी एक है। इन दैट केस म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल टैक्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर ये तो पूरे प्रॉपर्टी का दिया होगा आपको, आपने टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये एक प्रॉपर्टी को दो प्रॉपर्टी मान लिया, बट जहां तक बात है म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये तो सर आपको पूरे प्रॉपर्टी का दिया रहेगा। अब सर इसको भी तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, कितना म्युनिसिपल वैल्यू इस प्रॉपर्टी का है, कितना म्युनिसिपल वैल्यू इस प्रॉपर्टी का है, कितना स्टैंडर्ड रेंट फर्स्ट फ्लोर का है, कितना स्टैंडर्ड रेंट ग्राउंड फ्लोर का है, कितना म्युनिसिपल टैक्स हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए दिया, कितना म्युनिसिपल टैक्स ग्राउंड फ्लोर के लिए दिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फर्स्ट फ्लोर का कितना ग्राउंड फ्लोर का कितना। सर इनका भी तो आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। सर बिल्कुल सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। सर कैसे सेग्रीगेशन करेंगे? बाय यूजिंग ए appropriate base। लेट सपोज क्वेश्चन में आपको दे रखा है दिस फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर आर ऑफ इक्वल एरियाज, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है वो इक्वल है। इन दैट केस सर ये जो भी म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल टैक्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको होल प्रॉपर्टी के लिए दे रखा है उसको 50-50% में डिवाइड कर लो। 50% बनेगा ग्राउंड फ्लोर का, 50% बनेगा फर्स्ट फ्लोर का। लेट सपोज आपको दे रखा है ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 6 यूनिट्स एंड फर्स्ट फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स। ग्राउंड फ्लोर में टोटल 10 यूनिट है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर में टोटल 6 यूनिट है एंड फर्स्ट फ्लोर में 4 यूनिट है। ऐसा करके आपको डाटा दे रखा है। सर अगर ऐसा दे रखा है इन दैट केस सर ये जो म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है इसको हम सेग्रीगेट करने वाले हैं इन द रेशियो 6:4 और यू कैन से 3:2 में हम सेग्रीगेट करने वाले हैं। तो एक एप्रोप्रिएट बेस लेके आपको इन वैल्यूज को सेग्रीगेट करना है बिटवीन बोथ द फ्लोर्स। नेक्स्ट, इट कैन बी नंबर ऑफ यूनिट्स, इट कैन बी एरिया वाइज। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर को ओनरशिप। सर एक एसओपी प्रॉपर्टी है, एक एसओपी प्रॉपर्टी है, इसके दो ओनर हैं मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों भाई हैं, दोनों मिलके इस प्रॉपर्टी को बनाया। अब दोनों का फैमिली एक साथ इस प्रॉपर्टी में रहता है, ये एसओपी प्रॉपर्टी, और इसके दो ओनर हैं मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों का 50-50% शेयरिंग है, मींस दोनों आधा आधा पैसा लगा के ये घर अपना बनाए थे बराबर से। ठीक है, अब ये एसओपी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन
बोरोड कैपिटल, कुछ लोन भी लिए थे, ये दोनों भाई मिलकर इस प्रॉपर्टी को बनाए थे। इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए उन लोगों ने कुछ लोन भी लिया था, उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट दिए हैं ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर 5 लाख। ओके, अब सर इस प्रॉपर्टी का एनएवी इन दोनों को ओनर के हाथ में कैसे कैलकुलेट होगा? सर एनएवी का क्या कैलकुलेशन करना? सर एसओपी प्रॉपर्टी है, एनएवी तो आपका नील आना है, तो मिस्टर ए के हाथ में एनएवी नील, मिस्टर बी के हाथ में एनएवी नील। सर जहां तक बात है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ द एनएवी, सर वो भी आपका नील हो जाएगा। 30% ऑफ एनएवी सर वो भी नील और ये भी नील। नेक्स्ट सर अपने को लेस करना रहता है, मैं एज्यूम करता हूं अगर दोनों ओल्ड रिजीम में है, सर अपने को लेस करना रहता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एज्यूमिंग कि दोनों भाई ओल्ड रिजीम में है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मैं लेने वाला हूं फॉर ए एंड बी। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये दोनों को ओनर को कितना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा? सर एसओपी प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना मिलेगा? सर इसके दो लिमिट था, एक था 2 लाख और एक था 30,000। ठीक है, अब 2 लाख का डिडक्शन तब मिलता है अगर तीनों कंडीशन कंप्लाई हो गया हो। सर तीनों कंडीशन क्या थे? सबसे पहला, आपने लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, आपने लोन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और acquisition of house property, and this construction and acquisition is completed within 5 years from end of previous year in which loan is taken। सर अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाई हो जाते हैं, इन दैट केस फॉर एसओपी प्रॉपर्टी जो आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन ले सकते हो दैट इज 2 लाख। अदरवाइज आपका जो लिमिट एप्लीकेबल होने वाला है दैट इज 30,000। सबसे पहले आपने जो लोन लिया दैट शुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन आपने लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन पर्पज और आपका कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज टेकन। ओके, लेट सपोज ये जो एसओपी प्रॉपर्टी है वो ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करता है, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन मिलने वाला है वो 2 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये जो 2 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है फॉर दिस एसओपी प्रॉपर्टी, सर ये प्रॉपर्टी वाइज है या एसएससी वाइज है? माई क्वेश्चन इज सर आप बोल रहे हो यहां पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन मिलने वाला है 2 लाख रुपए डिडक्शन मिलने वाला है। सर ये 2 लाख रुपए का डिडक्शन का जो लिमिट है अगर ये प्रॉपर्टी वाइज है, इन दैट केस सर मिस्टर ए को डिडक्शन मिलेगा 1 लाख रुपए का एंड मिस्टर बी को डिडक्शन मिलेगा 1 लाख रुपए का, अगर आप प्रॉपर्टी वाइज बोलते हो। लेकिन ये जो 2 लाख रुपए का लिमिट है अगर ये एसएससी वाइज है, इन दैट केस मिस्टर ए को भी 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा एंड मिस्टर बी को भी 2 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये जो 2 लाख का लिमिट है ये प्रॉपर्टी वाइज है या एसएससी वाइज है? एंड द करेक्ट आंसर इज सर ये जो लिमिट है ये एसएससी वाइज है। यहां पर मिस्टर ए को 2 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है एंड मिस्टर बी को भी 2 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है। 2 lakhs, 2 lakhs। यहां पर लॉस आएगा 2 लाख का, यहां पर लॉस आएगा 2 लाख। सर टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना था? 5 लाख। को ओनर कौन है? ए एंड बी। सर उनका को ओनरशिप परसेंटेज क्या है? 50-50%। तो आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख 2 लाख 50 ए के हिस्से में आएगा, 2 लाख 50 बी के हिस्से में आएगा। ए कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएगा? 2 लाख। बी कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएगा? 2 लाख। लेट सपोज अगर सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3 लाख होता है, इन दैट केस मिस्टर ए डिडक्शन क्लेम करता 1 लाख 50 का एंड मिस्टर बी डिडक्शन क्लेम करता 1 लाख 50 का। नेक्स्ट सर ये तो आपने बात की एसओपी प्रॉपर्टी का, अब बात करते हैं एलओपी प्रॉपर्टी का। सर कोओनरशिप वाले केस में अगर अपना एलओपी प्रॉपर्टी है, अगर अपना एलओपी प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे सर? सर अगर एलओपी प्रॉपर्टी और कोओनरशिप वाला केस है ना, भूल जाओ कोओनरशिप है, भूल जाओ दैट ये एलओपी प्रॉपर्टी को 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग को ओन कर रहे हैं। लेट सपोज इसके ओनर है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए का शेयर है 50%, मिस्टर बी का शेयर है 50% इन दिस एलओपी प्रॉपर्टी। ठीक है सर, अगर ये एलओपी प्रॉपर्टी कोन्ड हो रखा है, मैंने आपको क्या बोला सर? भूल जाओ कि ये कोन्ड हो रखा है, भूल जाओ। आप ये एलओपी प्रॉपर्टी का इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो।
इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर सबसे पहले ये एलओपी प्रॉपर्टी का एनएवी कैलकुलेट करो। बिल्कुल सर, एनएवी से लेस करना है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का। बिल्कुल सर, वहां से लेस करो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर कुछ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो लेस कर दो, आपको मिल जाएगा इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो इनकम आया 50% ए के हाथ में टैक्सेबल कर दो, 50% बी के हाथ में टैक्सेबल कर दो। लेट सपोज ए और बी का जो को ओनरशिप वाला परसेंटेज है अगर वो होता 60-40, ए का 60% ओनरशिप है एंड बी का 40% ओनरशिप है, इन दैट केस जो भी इनकम टैक्सेबल हो रहा है अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी 60% टैक्सेबल कर दो ए के हाथ में, 50% टैक्सेबल कर दो बी के हाथ में। इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट सर अपने डिस्कशन करते हैं अरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट। अरियर ऑफ रेंट मींस मैं डिस्प्यूटेड अरियर ऑफ रेंट का बात कर रहा हूं एंड अनरियलाइज रेंट। सर ये डिस्प्यूटेड अरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट जिस साल मिलेंगे, जिस साल रियलाइज होंगे उस साल ये टैक्सेबल होने वाले हैं। सर कितने रेट में टैक्सेबल होंगे? सर ये 30% सॉरी कैसे टैक्सेबल तो स्लैब रेट में होंगे, सॉरी सर ये टैक्सेबल होने वाले हैं इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, इन द ईयर ऑफ रियलाइजेशन ये टैक्सेबल होने वाले हैं। सर 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल सर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और दिस अनरियलाइज रेंट and disputed arrear rent will be taxable even if the assessee is no more the owner of that property। जिस साल ये arrear of rent मिला, जिस साल ये unrealized rent assessee को मिला, assessee अगर उस साल प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है फिर भी मैटर नहीं करता, assessee के हाथ में ये unrealized rent and disputed arrear rent टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, okay, all these points has been discussed। ओके, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर एक डिस्कशन था। सर ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट, एक्वायर या फिर रिपेयर, रिनोवेट करने के लिए अगर आप कोई कैपिटल बोरो करते हो उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। बट सर जहां तक मैं बात करूं एसओपी, जहां तक मैं बात करूं सॉरी नॉट एसओपी, जहां तक मैं बात करूं एलओपी एंड डीएलओपी प्रॉपर्टी, जहां तक मैं बात कर रहा हूं एलओपी एंड डीएलओपी प्रॉपर्टी का, जितना भी आपका इंटरेस्ट एक्रियू हुआ है ऑन बोरोड कैपिटल दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन टू यू। सर मैं बात कर रहा हूं एलओपी एंड डीएलओपी प्रॉपर्टी का, जो भी आपका इंटरेस्ट एक्रियूड है ऑन बोरोड कैपिटल एंटायर इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन टू यू। बट जहां तक बात है एसओपी प्रॉपर्टी का, सर जहां तक बात है एसओपी प्रॉपर्टी का, देयर इज ए लिमिट, देयर इज ए लिमिट। अगर आप 3 कंडीशन कंप्लाई करते हो, अभी मैंने आपको 3 कंडीशंस लिखाया था, अगर आप वो 3 कंडीशंस कंप्लाई करते हो इन दैट केस आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो मैक्सिमम अप टू 2 लाख। लेकिन अगर आप वो 3 कंडीशन कंप्लाई नहीं करते, आप अदर केसेस में आओगे, इन दैट केस आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो मैक्सिमम अप टू 30,000। और ये जो 2 लाख एंड 30,000 का लिमिट है, ये 2 लाख एंड 30,000 का जो लिमिट है, इनका एक इनके ऊपर एक कंबाइंड लिमिट भी एप्लीकेबल होता है 2 लाख का। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आई हैव एसओपी 1, एसओपी 2, मेरे 2 एसओपी प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर 2 एसओपी प्रॉपर्टी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, पहले वाले एसओपी प्रॉपर्टी का, पहले वाले एसओपी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए मैंने एक लोन लिया था। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्री हुआ है 3 लाख रुपए। अब उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्री हुआ है 3 लाख रुपए। यह है आपका इंटरेस्ट। जो आपका एसओपी प्रॉपर्टी 1 है उसको एक्वायर करने के लिए मैंने एक लोन लिया था। अब उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्री हुआ है ड्यूरिंग योर करेंट प्रीवियस ईयर 3 लाख। एसओपी 2 इसके रिपेयर के लिए सर मैंने एक लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्री हुआ है 50,000। सर ये वाला जो एसओपी 1 है ना, ये एसओपी 1 ये 3 कंडीशंस को कंप्लाई करता है। सर कौन से 3 कंडीशन? लोन इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन इज फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज टेकन। सर ये 3 कंडीशन कंप्लाई करता है। इन दैट केस आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 3 लाख 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा बराबर। सर ये लोन तो आपने रिपेयर पर्पस के ले लिया है, मतलब ये जो आपका एसओपी 2 है सर ये 3 कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये तो अदर केसेस में आएगा। इन दैट केस उसको कौन सा लिमिट एप्लीकेबल होने वाला है? 30,000। सर यहां पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो है 30,000। अब मेरा कहना ये है सर ये जो 2 लाख एंड 30,000 का लिमिट है इसके ऊपर एक कंबाइंड लिमिट भी एप्लीकेबल होता है 2 लाख का। यहां पर आप फॉर एसओपी प्रॉपर्टी 1 2 लाख एंड एसओपी प्रॉपर्टी 2
का 30,000, टोटल आप 2,30,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते। जो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा दैट इज 2 लाख ओनली। तो 2 लाख का लिमिट, 30,000 का लिमिट, इनके ऊपर एक कंबाइंड लिमिट है 2 लाख का। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी हमने किया था। ठीक है सर। सर अब जरा आते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं। सर सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? आपने लोन ले लिया और आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। सर एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस डेट on which loan is taken to the end of the previous year preceding the previous year in which construction or acquisition is completed। सर ये मैंने आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का डेफिनेशन लिखा है, जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया। सर ये कब तक चलेगा? टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कंप्लीटेड। जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट दिन, तब तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलने वाला है। सर ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, एक बार देख लेते हैं। मिस्टर टी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम एसबीआई अमाउंटिंग टू 12 lakhs ऑन 1 December 2022। ही मेड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज फॉलोज। ये उसने कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 14/5/2026। 14/5/2026 को अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? बिल्कुल सर, कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है इन प्रीवियस ईयर 25-26। ओके सर, अगर प्रीवियस ईयर 25-26 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, सर मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक चलेगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सर ये आपका स्टार्ट होगा जिस दिन आपने लोन लिया है। सर मैंने लोन लिया है 1/12/2022 को। सर इस दिन से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया। सर ये कब तक चलेगा? जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट दिन। सर कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? 25-26। उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 24-25, उसका लास्ट वाला दिन 31 मार्च 2025। कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? 25-26। उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर, सर उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 24-25, उसका लास्ट दिन 31 मार्च 2025। सर ये बन गया मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सबसे पहले कैलकुलेट करो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना इंटरेस्ट एक्री हुआ है। ओके सर, इसमें आपके 3 प्रीवियस ईयर आते हैं। प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 24-25। सर कितना इंटरेस्ट एक्री हुआ है? सर सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर 22-23। सर प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए तो मेरा जो लोन है, मेरा लोन सिर्फ 4 महीने के लिए ओपन था एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट भी नहीं हुआ है। तो 12 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू 4/12 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4। सर ये आ गया आपका 48,000। नेक्स्ट 23-24। सर 23-24 के बिगिनिंग में ये एक प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया है। सर अगर प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया है, जो आपका लोन अमाउंट 12 लाख था वो कम होकर 9 लाख हो जाएगा। इंटू 12% कितना आ रहा है? इंटू 12% सर ये आ गया 1,08,000। 24-25 सर 24-25 के मिड में एक प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ है। तो 9 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 प्लस
1 अक्टूबर 2024 को 1 अक्टूबर 2024 को प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ 4 लाख का था, तो अब आपका लोन अमाउंट कितना रह गया? 5 लाख। 5 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, व्हाट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट? 9 lakhs इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, यह आ गया 54। 5 lakhs इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, यह आ गया 30,000। टोटल आ गया ये आपका 84,000। सो दिस इज टोटल इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सर। 48,108,000 प्लस 84,000, ये आ गया आपका 24,000। ओके सर, ये आ गया आपका 2,40,000। दिस इज योर इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सब इसका सर, अब इस इंटरेस्ट का करेंगे क्या सर? क्या इस इंटरेस्ट का डिडक्शन हम इन प्रीवियस ईयर में क्लेम कर सकते हैं? सर नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर आपका प्रॉपर्टी रेडी नहीं हुआ है, आपका प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो ऑब्वियस सी बात है, ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर आप इस इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो सर अब इस इंटरेस्ट का डिडक्शन हम कब क्लेम करेंगे? यू हैव टू क्लेम डिडक्शन ऑफ दिस इंटरेस्ट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम करोगे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। सर कौन से साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 25-26, यहां से 5 प्रीवियस ईयर 26-27, 27-28, 28-29, 29-30। ड्यूरिंग दिस 5 प्रीवियस ईयर आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, 48,000। इस साल 48,000 का डिडक्शन, इस साल 48,000 का डिडक्शन, नेक्स्ट ईयर 48,000, नेक्स्ट 48,000, नेक्स्ट 48,000। अब क्वेश्चन ये है सर, प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको ये जो 48,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है, सर ये तो आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का एक इंस्टॉलमेंट है। सर ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर भी तो कुछ इंटरेस्ट एक्री हुआ होगा, सर उसका भी तो डिडक्शन आपको मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सर प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना इंटरेस्ट एक्री हुआ है? इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, सर आपका लोन अमाउंट कितना बचा था? 5 लाख बचा था। अब ये जो 5 लाख का आपका लोन अमाउंट बाकी था और एक प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ है 1 जनवरी 2026 को। ओके, इट मीन सर ये 5 लाख के ऊपर मैं 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स प्लस। सर जनवरी महीने में आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया 2,50,000 का। अब आपका लोन अमाउंट कितना रह गया? 2,50,000। अब ये 2,50,000 के ऊपर 12% के रेट से मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब ये कितना आ रहा है? इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 25-26। सर 5 लाख का निकाल लो 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 2,50,000 का निकाल लो 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। सर ये आ गया आपका 52,500। सर ये है आपका इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। सर इसका भी डिडक्शन आपको 25-26 में मिलेगा। हेंस 25-26 में जो आपको टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है, सर एक तो आपका 48,000। सर 48,000 कहां से है? आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था 2,40,000, उसका एक इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 5, एक इंस्टॉलमेंट आपका आ गया 48,000 प्लस 52,500। सर ये 52,500 कहां से आया? सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 आपने जो लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हुआ है, सर टोटल आपको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है दैट इज 1,05,000। आई होप इट इज क्लियर। सर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक एसओपी प्रॉपर्टी है, एक एसओपी प्रॉपर्टी है, लोन लिया गया है 1 अप्रैल 2016 को फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन 5 साल के पीरियड में कंप्लीट भी हो गया है। सॉरी 16 नहीं, इसको कर दो 22, 16 थोड़ा ज्यादा लेट हो जाएगा। ओके, लोन लिया गया है 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को लोन लिया गया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है। कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया है
1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, बराबर, दिस इज योर डेट ऑफ लोन, और ये आपका लोन लिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिख लेते हैं, ये आपका डेट ऑफ लोन। ठीक है, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सर यहां पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन से डेट से कौन से डेट तक चलेगा, मुझे बताओ कौन से साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 24-25 में। इट मींस सर उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर है 23-24, उसका लास्ट डेट 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2024, दिस विल बी योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर यहाँ पर दो प्रीवियस ईयर आएंगे 22, 23, 24, बराबर। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8 लाख रुपए, एंड प्रीवियस ईयर 25-26 में इस लोन अमाउंट के ऊपर, जो लोन अमाउंट लिया गया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्री हुआ है वो है 1,80,000। प्रॉपर्टी है आपका एसओपी। बताओ भाई कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। सर ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपका इंटरेस्ट एक्री हुआ है 8 लाख रुपए, सर इसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। सर कौन से साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 24-25, सो 24-25 ऑनवर्ड्स 5 प्रीवियस ईयर में आपको ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सर अगर मैं 5 प्रीवियस ईयर लिखूं, सर ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 27-28 एंड प्रीवियस ईयर 28-29, बराबर। सो प्रीवियस ईयर 25-26 में उन्हें ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसमें से एक इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलने वाला है। सर 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 मैंने कर दिया, 1,60,000 आ गया। 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, 1,80,000, 1,80,000। सो 1,60,000 प्लस 1,80,000, टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलने वाला है सर, 1,60,000 प्लस 1,80,000, सर ये हो गया आपका 3,40,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। बट क्या ये पॉसिबल है। सर आपका प्रॉपर्टी है एसओपी, आपका प्रॉपर्टी है एसओपी, लोन लिया गया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, पर्पस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया है विद इन ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इन दैट केस आपको 2 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होता है। आप पूरे के पूरे 3,40,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो दैट इज 2 लाख। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सर बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसके बाद क्लोज करेंगे। सर एक जो पॉइंट रह गया था ना आपका बिल्डर वाला, उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सर बिल्डर वाला, लेट सपोज एक बिल्डर है, एक बिल्डर के पास 10 फ्लैट्स हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1 दिसंबर 2024 को, और अभी तक ये फ्लैट बिके नहीं है। बिल्डर ऑब्वियसली बात है सर, अगर वो बिल्डर है उसके पास ये जो फ्लैट है वो फ्लैट वो बेचेगा, बेचने के लिए रखा है, बट अभी तक फ्लैट बिके नहीं है, उसको कोई कस्टमर मिला नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना प्रीवियस ईयर 25-26 में मैं इन 10 फ्लैट को लेट आउट कर दूं। अब अगर मैं लेट आउट कर दूंगा मेरे को थोड़ा सा रेंटल इनकम आ जाएगा, जब तक फ्लैट बिकते नहीं है क्यों ना मैं इन फ्लैट को थोड़ी देर के लिए लेट आउट कर दूं, मेरे को कुछ रेंटल इनकम भी मिल जाएगा। बढ़िया है, कर दो भाई लेट आउट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सर अगर वो इन फ्लैट को लेट आउट किया, इन फ्लैट का एनएवी कौन से हेड में टैक्सेबल होगा सर, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर लेट आउट प्रॉपर्टी का एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने को मालूम है। सर एनएवी कैलकुलेट करेंगे, एनएवी कैलकुलेट करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे आफ्टर रिड्यूसिंग 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बराबर सर, अगर वो लेट आउट करता है। लेकिन ये था आपका केस 1। सर अगर लेट आउट किया कोई दिक्कत वाला बात है नहीं सर, लेट आउट प्रॉपर्टी का एनएवी अपने को कैलकुलेट करना आता है सर, जो भी एनएवी आएगा उसको हम टैक्सेबल कर देंगे अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन केस 2
केस 2 सर, अगर प्रीवियस ईयर 25-26 में ये 10 फ्लैट अभी तक बिल्डर के बिके नहीं है और वो इन प्रॉपर्टी को लेट आउट भी नहीं कर रहा है, वो उनको होल्ड करके रखा है बेचने के लिए, बट इनको वो लेट आउट नहीं कर रहा है, नॉट लेट आउट, हेल्ड फॉर। सर केस 1 में उसने लेट आउट कर दिया, उसने ये सोचा कि जब तक बिकता नहीं है तब तक मैं लेट आउट कर देता हूं, अगर कल को कोई कस्टमर आ गया तो उसको मैं बेच दूंगा। बट यहां पर वो सोचा कि नहीं, मैं लेट आउट नहीं करूंगा, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं सेल के लिए, जब बिकेगा तब देखा जाएगा, बट मैं अभी लेट आउट नहीं करने वाला। बट सर अब एक दिक्कत हो जाएगा, अगर वो लेट आउट नहीं करेगा, सर अगर वो लेट आउट नहीं करेगा फिर तो सर इनको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, और इनको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानते हुए जो एक्सपेक्टेड रेंट है सर, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंसिडर्ड एज जीएबी और वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर प्रोविजन तो यही बोलता है, बराबर। बट सर अगर ऐसा हुआ बिल्डर के साथ गलत हो जाएगा। सर अगर ऐसा हुआ बिल्डर के साथ गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो आपके फ्लैट्स रहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज रहते हैं, इनको बिकने में टाइम लगता है। अब बिल्डर बेचारा अभी तक उसका फ्लैट बिके नहीं है, उनको वो होल्ड कर रखा है फॉर सेल, उनको होल्ड कर रखा है स्टॉक इन ट्रेड, और उनको अगर तुम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान के उसके एक्सपेक्टेड रेंट को जीएबी बना के टैक्सेबल कर दोगे, सर ये तो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। तो अब क्या करना है सर, इन दैट केस from the end of a financial year in which construction is completed, for a period of 2 years, NAV of such property shall be nil। सर क्या बोला प्रोविजन, एक बार देखना। सर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल जाओ। सर कौन से फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, सर कौन से फाइनेंशियल ईयर में उसे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला है, दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर 24-25। सर उसका एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2025। सर वहां से 2 साल, सर वहां से 2 साल अगर मैं जाऊं, सर वहां से 2 साल अगर मैं जाऊं, सर मेरे को आ रहा है डेट 31 मार्च 2027। सो अप टू 31 मार्च 2027 इन 10 फ्लैट्स का एनएवी इस बिल्डर के हाथ में नील रहने वाला है, अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 इयर्स वो इन प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं करता। सर अगर लेट आउट करेगा फिर तो एनएवी टैक्सेबल हो जाएगा, मैंने केस 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 इयर्स अगर वो अपने प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं करता है, इन दैट केस फॉर दिस पीरियड ऑफ 2 इयर्स इन प्रॉपर्टीज के एनएवी को नील कंसिडर किया जाएगा, प्रॉपर्टी के एनएवी को नील कंसिडर किया जाएगा। बट सर क्या हो, 2 साल का पीरियड बीत गया, ये डेट बीत गया, अभी भी प्रॉपर्टी बिका नहीं है, अभी भी ये जो 10 फ्लैट्स है, ये 10 फ्लैट्स अभी भी हेल्ड फॉर सेल है, अभी भी स्टॉक इन ट्रेड में पड़े हुए हैं, अभी तक बिके नहीं है, एंड बिल्डर इनको लेट आउट भी नहीं कर रहा है। इट मींस अब हम समझ लेंगे बिल्डर के नियत में ही खोट है। बेटा अगर तू 2 साल में बेच नहीं पा रहा है ना, तो किस बात का बिल्डर है तू, है ना। अगर तू 2 साल में बेच नहीं पा रहा है, तू बेच ही नहीं पाएगा। अगर 2 साल तक भी तेरे प्रॉपर्टी अभी तक बिके नहीं है, हेल्ड फॉर सेल पड़े हुए हैं, और इनको तू लेट आउट भी नहीं कर रहा है, ठीक है भाई तू लेट आउट मत कर, बट आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स अब हम इनको डीम टू बी लेट आउट मान के जो तेरा एक्सपेक्टेड रेंट है उसको हम जीएबी समझते हुए, एक्सपेक्टेड रेंट को जीएबी बनाते हुए उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल कर देंगे। सो दिस नील एनएवी, ये जो बेनिफिट ऑफ नील एनएवी है, दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। विद दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो हेड है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी एक बार चैप्टर आप लोग गो थ्रू कर लेना, रिवीजन लेक्चर तो अवेलेबल है ही। थैंक यू।